नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। साल 2024 एक ऐसा साल जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इस साल दुनिया ने ऐसी घटनाएं देखी जो कभी ना भूलने वाली हैं। भारत की धरती पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने हर हिंदू का सपना पूरा किया। वहीं दुनिया के सबसे ताकतवर देश में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई। और सिर्फ यही नहीं, हमारे पड़ोसी देशों में भी हलचल मची रही, चाहे वो बांग्लादेश का तख्ता पलट हो या सीरिया में बशर अल असद की सत्ता का अंत। चलिए एक एक करके बताते हैं वो 6 घटनाएं जिन्होंने 2024 को यादगार बना दिया। सदियों तक ये सवाल हर हिंदू के दिल में था, क्या रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे? और 2024 में वो सपना पूरा हो गया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या की पवित्र भूमि पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस मंदिर का निर्माण सिर्फ एक भवन नहीं है, ये हिंदुओं के संघर्ष, आस्था और विजय का प्रतीक है। इस दिन का महत्व इतना बड़ा था कि पूरा देश मानो दिवाली मना रहा था। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है भगवान राम को मंदिर में जीवंत करना। ये पूजा इतनी पवित्र थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 11 दिन का उपवास रखा, केवल नारियल पानी और फल खाकर। मंदिर के गर्भगृह में जो रामलला की मूर्ति स्थापित की गई, उसे बनाने में महीनों का समय लगा। 3 मूर्तियां तैयार की गई थीं, लेकिन मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति को चुना गया। जैसे ही दोपहर 12:15 बजे मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, पूरा देश भावुक हो उठा। इस मौके पर रामायण सीरियल के अभिनेता अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि वो इस दिन घर घर दीप जलाएं और इसे त्योहार की तरह मनाएं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और यहां के चुनाव एक महायुद्ध से कम नहीं। लेकिन जब नतीजे आए तो पीएम मोदी ने अपनी बादशाहत फिर से साबित कर दी। 2024 का लोकसभा चुनाव इतिहास में इसलिए खास है क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल है। नेहरू के बाद पीएम मोदी ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने लगातार 3 बार सत्ता पाई। हालांकि इस बार चुनौती बड़ी थी। विपक्ष ने 2023 में इंडिया नाम का गठबंधन बनाया, जिसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े चेहरे शामिल थे। बीजेपी ने अपने अभियान में विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदुत्व को केंद्र में रखा। लेकिन इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। एनडीए को 543 में से 293 सीटें मिली। अब पीएम मोदी को सहयोगी दलों जेडीयू और टीडीपी के साथ मिलकर सरकार चलानी होगी। इस कार्यकाल में मोदी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, वक्फ संशोधन और वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास कराना, जो फिलहाल जेपीसी के हवाले है। लेकिन पीएम मोदी का ये कार्यकाल उनकी राजनीतिक विरासत को जरूर मजबूत करेगा। क्या ये कार्यकाल वैसा ही ऐतिहासिक होगा जैसे उनका पहले का शासन रहा है? ये देखने वाली बात होगी। बांग्लादेश, जहां एक समय शेख हसीना की सरकार अपराजेय मानी जाती थी, लेकिन अगस्त 2024 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। अगस्त में बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आया। शेख हसीना, जो दशकों से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। देश की सेना और विपक्षी नेताओं ने मिलकर तख्ता पलट कर दिया। इस घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि बांग्लादेश का अंतरिम प्रधानमंत्री कोई राजनेता नहीं, बल्कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बने। भारत के लिए स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि भारत बांग्लादेश रिश्ते अब चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। खास तौर पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले इन रिश्तों को और खराब कर सकते हैं। भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक रिश्ते हमेशा से मधुर रहे, लेकिन 2024 में यह रिश्ता ऐसा बिगड़ा कि इसे इतिहास में सबसे खराब दौर कहा जाएगा। सितंबर 2024 की शुरुआत में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कनाडा में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है। ट्रूडो का यह बयान केवल एक राजनीतिक आरोप नहीं था, बल्कि इसका असर दोनों देशों के रिश्ते पर गहराई से पड़ा। हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में बसा एक खालिस्तानी नेता था जो खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। भारत ने उसे आतंकवादी घोषित किया था और लंबे समय से उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा था।
लेकिन 18 जून 2024 को निज्जर को ब्रिटिश कोलंबिया के एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मार दी गई। इस हत्या ने कनाडा की राजनीति में तूफान ला दिया। भारतीय एजेंसियों पर उंगली उठाते हुए ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की धरती पर किसी दूसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया और इसे बेसिर पैर की कहानी बताया। जस्टिन ट्रूडो के आरोपों ने भारत को भी आक्रामक रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया। सितंबर के आखिर में भारत ने कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के नागरिकों को वीजा जारी करना भी बंद कर दिया। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों पर असर पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत दर्ज कर एक बार फिर राजनीति के केंद्र में वापसी की। यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ। ट्रंप न केवल 312 इलेक्टोरल वोट्स के साथ सत्ता में लौटे, बल्कि उन्होंने अमेरिका के इतिहास में खुद को एक अनोखे राष्ट्रपति के रूप में स्थापित किया। वो ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद अमेरिका के दूसरे ऐसे नेता बन गए जिन्होंने गैर लगातार यानी नॉन कॉन्जिक्यूटिव कार्यकाल हासिल किया। चुनाव में ट्रंप का मुकाबला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और गवर्नर टिम वॉल्ज की डेमोक्रेटिक टीम से था। जो बाइडेन ने चुनावी दौड़ से उम्र और स्वास्थ्य के कारण बाहर होकर कमला हैरिस को समर्थन दिया, लेकिन ट्रंप की आक्रामक नीति और जमीनी पकड़ ने डेमोक्रेट्स को बड़ा झटका दिया। ट्रंप ने हर स्विंग स्टेट में जीत हासिल की और लोकप्रिय वोट भी जीते, जो 2004 के बाद किसी रिपब्लिकन के लिए पहली बार हुआ। विदेश नीति के मोर्चे पर ट्रंप का दूसरा कार्यकाल बेहद दिलचस्प रहेगा। 2020 में उनके हारने के बाद कई ग्लोबल इशू पर अमेरिका की भूमिका बदली थी। यूक्रेन रूस युद्ध, चीन अमेरिका संबंध और भारत अमेरिका साझेदारी जैसे मुद्दे ट्रंप के नेतृत्व में नई दिशा ले सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह कार्यकाल अमेरिका और वैश्विक राजनीति को कितना बदल पाएगा, ये देखना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि ट्रंप की यह वापसी सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि उनके मजबूत राजनीतिक व्यक्तित्व की गवाही है। सीरिया एक ऐसा देश जो पिछले 13 सालों से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा था, दिसंबर 2024 में एक बड़े राजनीतिक भूचाल का गवाह बना। बशर अल असद, जो साल 2000 से सीरिया की सत्ता पर काबिज थे, उन्हें विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने सत्ता से बेदखल कर दिया। 8 दिसंबर 2024 को विद्रोही गुट ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया और असद सरकार का पतन पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर बन गई। ये कहानी शुरू हुई 2011 के अरब स्प्रिंग से, जब मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों में जनता ने वर्षों से जमे हुए तानाशाहों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। सीरिया में भी जनता ने असद सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन असद ने इसे कुचलने के लिए सेना का सहारा लिया। विरोध शांत होने के बजाय और उग्र हो गया और सीरिया गृह युद्ध में फंस गया। इस युद्ध ने सीरिया को कई हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ असद की सेना थी, जिसे रूस और ईरान जैसे देशों का समर्थन मिला, तो दूसरी तरफ विद्रोही गुट, जिन्हें अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों ने समर्थन दिया। इसमें ISIS जैसे आतंकी संगठनों ने भी आग में घी डालने का काम किया। यह लड़ाई सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि वैश्विक शक्तियों की रणभूमि बन गई। पिछले कुछ महीनों में हयात तहरीर अल शाम जैसे विद्रोही गुटों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी थीं। नवंबर के अंत तक उन्होंने कई अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 8 दिसंबर को दमिश्क तक पहुंचना और असद सरकार का तख्ता पलट करना दुनिया के लिए अप्रत्याशित था। विद्रोहियों ने असद के राज को खत्म करने का जश्न राजधानी में मनाया और इस पल को सीरिया के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बताया। असद का पतन जरूर एक युग का अंत है, लेकिन क्या यह गृह युद्ध आखिरी अध्याय है? विद्रोही गुटों के आपसी मतभेद और सीरिया के पुनर्निर्माण के लिए बाहरी देशों की दखलंदाजी इसे एक लंबी प्रक्रिया बना सकते हैं। इसके अलावा रूस और ईरान जैसे देशों की असद को दोबारा सत्ता में लाने की कोशिशें इस क्षेत्र में नए संघर्ष को जन्म दे सकती हैं। सीरिया के लोगों के लिए असद का पतन उम्मीद की किरण जरूर हो सकता है, लेकिन अब असली चुनौती देश को फिर से खड़ा करने की है। क्या विद्रोही गुट सीरिया में स्थिरता ला पाएंगे? क्या बाहरी ताकतें सीरिया के भविष्य में हस्तक्षेप करेंगी? ये सवाल सीरिया के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा करते हैं। तो साल 2024 ने हमें दिखाया कि दुनिया कितनी तेजी से बदल सकती है। इन घटनाओं ने न केवल इतिहास को बदला, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि आने वाले सालों में क्या होगा। NDTV इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।